Hello students, this is part 14 of the chapter Continuity and Differentiability of class 12th Mathematics. In this video lesson, we shall discuss derivatives of functions in parametric form. पैरामेट्रिक फॉर्म में यदि कोई फंक्शन है तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कोई भी फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में कब होता है। फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, हम नॉर्मली हमें पता है y यदि x की टर्म्स में एक्सप्रेसिबल है तो ये y ये फंक्शन है एक्सप्लिसिट फंक्शन। कभी कभी इस तरह का फॉर्मेट होता है कि x को न y की टर्म्स में न y को x की टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो वो जो इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। लेकिन यहाँ दो ही वेरिएबल दिख रहे हैं x एंड y, और यदि मान लीजिए कि x और y किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, जैसे मान लीजिए x भी फंक्शन ऑफ t है और y भी फंक्शन ऑफ t है, यानी x इज इक्वल टू एफ टी और y इज इक्वल टू जी टी, तो यहाँ पर यदि इस तरह का फॉर्मेट होता है तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं कि फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में यहाँ एक्सप्रेस हो रखा है। और यहाँ जो t है जो एक न्यू वेरिएबल है जिसकी टर्म्स में x और y दोनों ही है, t की टर्म्स में x और y है, तो ये t है, दिस t इज कॉल्ड पैरामीटर, इस t को हम पैरामीटर कहते हैं। और यदि ऐसी स्थिति दे रखी है और हमें dy बाई dx फाइंड आउट करना है, dy बाई dx फाइंड आउट करना है, तो हम dy बाई dx हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम चेन रूल काम में लेंगे। और यूजिंग चेन रूल हम क्या कर सकते हैं, चेन रूल की मदद से हम dy बाई dx है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे dy बाई dt इंटू dt बाई dx। और जो dt बाई dx है इसको मैं 1 अपॉन dx अपॉन dt लिख सकता हूँ, इसका रेसिप्रोकल। तो इसको मैं लिख दूंगा dx 1 अपॉन dx अपॉन dt, तो ये हो जाएगा dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt। और ये हम तभी लिख पाएंगे इफ dx अपॉन dt इज नॉट इक्वल टू 0। यदि ये नॉट इक्वल टू 0 है तो हम ऐसा कर पाएंगे। तो यहाँ हम dy बाई dx को लिख देंगे dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt, और फिर हम ये दोनों वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ y भी फंक्शन ऑफ t है और x भी फंक्शन ऑफ t है, तो dy बाई dt और dx अपॉन dt हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फाइंड आउट कर लेंगे, तो इस तरह से हम dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे। अब क्वेश्चन लेते हैं कि हम ये जो टेक्निक है वो किस तरह से काम में लेंगे, तो ये क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर हो पाएगी। तो एक क्वेश्चन लिया मैंने, सपोज x इज इक्वल टू a कोस थीटा है और जो y है इज इक्वल टू a साइन थीटा है, और ऐसी स्थिति में हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx। dy बाई dx कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ x एंड y एक नई वेरिएबल थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो थीटा है दिस थीटा इज हियर पैरामीटर, जो हमने थ्योरी पार्ट में देखा वहाँ t था, यहाँ पर थीटा पैरामीटर का काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि हमें dy बाई dx फाइंड आउट करना है तो dy बाई dx विल बी इक्वल टू dy बाई d थीटा डिवाइडेड बाई dx अपॉन d थीटा। ये टेक्निक हमें अपनानी पड़ेगी। और इसमें मैं d बाई d थीटा ऑफ y की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ a साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पर जो है x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ a कोस थीटा, और इसको मैं इसमें a कांस्टेंट बाहर ले लूंगा, कोसाइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में लेना है तो आसानी से हो रहा है, तो ये कोस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर a कांस्टेंट है बाहर और कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और इसको मैं फर्दर आराम से सोल्व कर सकता हूँ, ये आ जाएगा माइनस कोट थीटा। तो इस तरह से मैं जो है यदि कोई भी फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है तो उसका डेरिवेटिव मैं आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ। यदि आप यहाँ देखना चाहें कि ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म है ये वास्तव में कौन से कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसके लिए मुझे थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जानना है हमें। मान लीजिए हम जानना चाहें कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म होती क्या है, तो मैं इसमें जो है यदि इस पैरामीटर को एलिमिनेट कर देता हूँ तो हमें पता लगेगा कि ये जो दो इक्वेशन है वो वास्तव में एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे मान लीजिए मैं इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यदि मैं फाइंड आउट करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट इस तरह से होगा a कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ से यदि सॉल्व करता हूँ तो आता है a स्क्वायर। तो ये आ रहा है हमारे पास अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। और अब यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल है।
तो यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो दो दे रखा है, ये दोनों पार्ट, ये वास्तव में इक्वेशन ऑफ ए सर्किल ही है। और इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, ये दोनों इक्वेशन मिलकर, ये और ये दोनों इक्वेशन मिलकर इक्वेशन ऑफ ए सर्किल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में सर्किल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमें ये भी याद ध्यान रखना है कि x इक्वल टू ए कोस थीटा और y इक्वल टू ए साइन थीटा इज रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन ऑफ ए सर्किल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, क्योंकि हम ये तो जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ ए सर्किल होती है। और ये अभी हमने जाना है कि ये भी इक्वेशन ऑफ सर्किल ही है। तो अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में किसी भी कर्व की इक्वेशन दे रखी है तो उसमें जो भी x और y है दोनों किसी न्यू वेरिएबल थीटा या t के टर्म्स में होंगे, और वो दो इक्वेशन मिलकर एक ही कर्व को रिप्रेजेंट कर रही होगी। और यहाँ पर एक सिंगल इक्वेशन जो किसी कर्व को रिप्रेजेंट कर रही होती थी पहले। तो यहाँ तो हमें क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म में हमें फंक्शन दे रखा होगा, तो हम dy बाई dx इस फॉर्मूले की मदद से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो पार्ट है थोड़ा एक्स्ट्रा है। अब एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। मान लीजिए कि जो है x इज इक्वल टू तो 80 स्क्वायर दे रखा है और y इज इक्वल टू 280 दे रखा है, और अब हमें dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो ये भी हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि dy बाई dx जो है फाइंड आउट करने का जो तरीका है उसमें हम सबसे पहले तो इसको लिखेंगे dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt। और अब हम आसानी से यहाँ जो है y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये 280 है, और यहाँ मैं x, ये जो x है उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ 80 स्क्वायर, और यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो 2a कांस्टेंट है बाहर आ गया, t का डेरिवेटिव 1 हो गया t के रिस्पेक्ट में, a कांस्टेंट है बाहर आ गया, और t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो रहा है। अब यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, a से a कैंसिल हो रहा है, तो ये 1 अपॉन t। तो इस तरह से हम आसानी से dy बाई dx फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये dy बाई dx इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर आ रहा है, ये भी है। और यदि मैं जानना चाहूँ कि ये जो दो इक्वेशन मिलकर कौन से कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसके लिए मुझे t को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और t को एलिमिनेट करने का यह तरीका आसान है, क्योंकि यहाँ y इज इक्वल टू 280 दे रखा है, तो इससे यदि मैं t की वैल्यू निकालता हूँ y अपॉन 2a आ गया, और ये वैल्यू मैं दूसरी इक्वेशन में रख देता हूँ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर में, तो यहाँ रख रहा हूँ t की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और यहाँ एक जो a है वो कैंसिल आउट हो रहा है, a बचा। तो इसको जो है यदि मैं आगे सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये आ रहा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और यहाँ हम जानते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला है, इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला अगर इस फॉर्मेट में है तो हम पहचान रहे हैं कि ये पैराबोला की इक्वेशन है, और यदि इस फॉर्मेट में है तो हम पहचान नहीं पा रहे थे। t को एलिमिनेट करने के बाद पता लगा कि ये जो है वो इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला इन पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो ये भी हम यहाँ से समझ पा रहे हैं कि ये इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला इन पैरामेट्रिक फॉर्म है। और जब भी किसी भी कर्व की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में होती है तो वो दो इक्वेशन होगी, और दो मिलाकर के एक ही कर्व को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि x जो है वो तो दे रखा है a टाइम्स कोस t प्लस log tan t बाई 2, और जो y है वो दे रखा है सपोज a साइन t। और ऐसी स्थिति में अब हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx कितना है। तो क्वेश्चन तरीका वही है। तो इसमें हम सबसे पहले dx अपॉन dt फाइंड आउट कर लेते हैं, dx अपॉन dt। तो डेरिवेटिव दोनों का t के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और हमें डेरिवेटिव जो लेना है एक तो कोस t का लेना है, और सिमिलरली जो डेरिवेटिव लेना है वो हमें एक इसका लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ log tan t बाई 2। और जो कांस्टेंट पार्ट है उसको मैंने बाहर ले लिया है, एक को कांस्टेंट बाहर ले लिया है। तो ये डेरिवेटिव लेना है, dx अपॉन dt चाहिए और dy बाई dt चाहिए। तो a और इसका जो डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन t, और इसमें जो है हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि log ऑफ समथिंग उसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन समथिंग। तो ये समथिंग के रिस्पेक्ट में log समथिंग का ले रहे हैं, तो 1 अपॉन समथिंग यानी कि 1 अपॉन tan t बाई 2। पहले जो इमीडिएट कॉन्टेक्ट में आ रहा है log, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है log x का 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन जो भी आगे था उसको हमने 1 अपॉन में लिख दिया है। फिर tan t बाई 2 का करेंगे t बाई 2 के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर t बाई 2।
और फिर हम जो t/2 का फिर से करना पड़ेगा, तो ये 1/2। तो इस तरह से चेन रूल अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यदि मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो यहाँ देखिए कि ये जो है इसको लिख सकता हूं मैं 1 इसको लिख सकता हूं sin t/2 डिवाइडेड बाई cos t/2, और इस वाले पार्ट को लिख देता हूं 1 cos स्क्वायर t/2, और ये हो रहा है हाफ। इसको मैं फर्दर फिर सॉल्व कर सकता हूं। ये आ रहा है माइनस साइन टी, और यहाँ पर एक cos t/2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2 sin t/2 cos t/2, ये हो रहा है 2 sin t/2 cos t/2, और 2 sin t/2 cos t/2 को हम लिख सकते हैं sin t, तो ये हो जाएगा माइनस sin t प्लस 1 sin t। तो ये ट्रिगोनोमेट्री की मदद से हम जो है इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो ये स्टेप्स आप ध्यान रखें कि किस तरह से सिंप्लीफाइड हो रहा है। तो ये क्वेश्चन इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो रहा है। और यदि मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो रहा है एलसीएम लेने पर आ रहा है sin t, और यहाँ ऊपर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, जिसको मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर टी। तो ये तो हो गया dx/dt की वैल्यू। और यदि मैं dy/dt की वैल्यू निकालूं तो मैं यहाँ आसानी से निकाल सकता हूँ dy/dt की वैल्यू। dy/dt निकालते हैं, इसमें सिंपली y की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करनी है, वो है a sin t, और a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और sin t का डेरिवेटिव हो गया cos t। तो dy/dt भी हमें मालूम हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है हमें dy/dx फाइंड आउट करना है। तो dy/dx जो है वो होता है dy/dt और डिवाइडेड बाई dx/dt। ये हमारे पास फॉर्मूला था, और इसमें dy/dt अभी हमने फाइंड आउट किया था, ये आता था a cos t, और जो dx/dt की वैल्यू जस्ट अभी हमने फाइंड आउट करी है वो है a cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाई sin t। चेक कर लेते हैं यही है कि नहीं है। a cos स्क्वायर t अपॉन sin t, ये dx/dt की वैल्यू है a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। तो a cos स्क्वायर t अपॉन sin t ये हो गई इसकी वैल्यू। अब ये हमें डिवाइड लगा हुआ यहाँ पर, तो इसको यदि मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो ये हो जाएगा a cos t मल्टीप्लाइड बाई sin t डिवाइडेड बाई a cos स्क्वायर t। और इसको यदि मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये a से a कैंसिल हो रहा है, और a cos t नीचे बचेगा डिनोमिनेटर में, तो sin t अपॉन cos t, जिसको मैं लिख सकता हूँ tan t। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो है tan t। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में ये भी पूछ लेते हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा पार्ट पूछ लेते हैं, वो ये कि इसमें फाइंड आउट करिए कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, d2y/dx² कितना है। तो हालांकि ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। यहाँ सिंपली हम इतना सा जान लेते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ नहीं, केवल जो पहले डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया था dy/dx, यदि उसका x के रिस्पेक्ट में फिर से डेरिवेटिव ले लेते हैं तो वो जो है उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इतना जानना काफी है d2y/dx² फाइंड आउट करने के लिए। तो कभी कभी d2y/dx² भी पूछ लिया जाता है, तो अब इसमें हम d2y/dx² भी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ये हम निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए dy/dx की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ t है, तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं पहले, और ये लिख देता हूँ यहाँ पर tan t। अब मैं चूंकि tan t का डेरिवेटिव तो t के रिस्पेक्ट में कर पाएंगे, और यहाँ जो है वो x की रिस्पेक्ट में दे रखा है तो हम कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ हम चेन रूल अप्लाई कर लेंगे, और इसको लिख देंगे d/dt ऑफ tan t इंटू dt/dx। ये हम कर सकते हैं। और फिर हम इसका डेरिवेटिव हम आसानी से ले पा रहे हैं। इसका जो डेरिवेटिव है तो d2y/dx², यहाँ तक पहुँच गए हम। इसको लिख देंगे sec स्क्वायर t, जो हम कर सकते हैं t के रिस्पेक्ट में। dt/dx जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ dx/dt है। dx/dt की वैल्यू ये रही a cos स्क्वायर t अपॉन sin t, तो dt/dx हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो है sin t डिवाइडेड बाई a cos स्क्वायर t, ये इसका रेसिप्रोकल है। तो dt/dx जो है हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। dx/dt की वैल्यू हमें मालूम है a cos स्क्वायर t अपॉन sin t, तो dt/dx हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी sin t अपॉन a cos स्क्वायर t। और यदि मैं sec स्क्वायर t को डिवाइड में ले लेता हूँ तो वो बन जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर t, और फिर जब 1 अपॉन cos स्क्वायर t इंटू a cos स्क्वायर t को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a टाइम्स cos रेज़ टू द पावर 4t। तो इस तरह से हम d2y/dx² भी फाइंड आउट कर सकते हैं यदि रिक्वायरमेंट है तो।
पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो dt बाई dx स्क्वायर भी हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि हमें जो है x की वैल्यू दे रखी है रूट ऑफ a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t, और जो y है इसकी वैल्यू दे रखी है रूट ऑफ a रेज टू द पावर कोस इनवर्स t, और इसमें हमें जो है ये तो गिवन में आया है, मान लीजिए तो गिवन है, और शो क्या करना है वो ये है। मान लीजिए हमें ये शो करना है कि dy बाई dx जो है वो माइनस वाई अपॉन एक्स है, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस क्वेश्चन में जो dy बाई dx है इन टर्म्स ऑफ t नहीं है। अभी तक जो हमने किया था उसमें dy बाई dx जो है इन टर्म्स ऑफ t यानी कि पैरामीट्रिक फॉर्म में आ रहा था। यहाँ यदि हम इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में रखते हुए dy बाई dx का फॉर्मूला लगाते हैं तो dy बाई dx की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t आएगी, या मान लीजिए नहीं भी आती है, जो भी सिचुएशन हमारे सामने आती है, फिर हमें अल्टीमेटली वापस जो है जो भी पैरामीटर उसको एलिमिनेट करके हमें जो dy बाई dx इन टर्म्स ऑफ x और y लानी पड़ेगी। तो एक तरीका तो वो जो नॉर्मल हम जानते हैं उससे कर सकते हैं कि dy बाई dx के ऊपर लिखेंगे dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt, फिर हम यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करके रख देंगे, फिर जो पैरामीटर आएगा t उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, और इस तरह से जो है हम वापस जो है इस रिजल्ट तक पहुँचेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। लेकिन एक जो ट्रिकी वे है वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें किसी भी तरह से जो है t को तो अल्टीमेटली एलिमिनेट करना ही है, तो हम यहीं पर यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यदि मान लीजिए ये जो भी दो दे रखे हैं हमें x और y, यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट किस तरह का आएगा। देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t है, और यहाँ पर a रेज टू द पावर कोस इनवर्स t है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाती है, तो हमारे पास ये सिचुएशन आ रही है। लेकिन हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x की वैल्यू जो है वो तो पाई बाई 2 होती है, तो ये पूरा का पूरा ही जो है ये पाई बाई 2 हो रहा है, तो ये एक तरह से एकदम t एलिमिनेट हो चुका है। तो एक्स वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया है, a रेज टू द पावर पाई बाई 2 का होल रूट, ये एक कांस्टेंट आ गया है। और यदि ये कांस्टेंट आ गया है तो अब हम इसको इम्प्लिसिट मानकर डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि दोनों तरफ का डेरिवेटिव ले लेंगे, और इधर जो दे रखा है इसका भी मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ, रूट ऑफ a रेज टू द पावर पाई बाई 2, इसका भी डेरिवेटिव ले लेता हूँ। तो अब इसमें यदि मैं लेफ्ट पार्ट को सॉल्व करता हूँ तो इसमें हम कर सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, क्योंकि मैंने x के रिस्पेक्ट में लेफ्ट और राइट साइड का डेरिवेटिव लिया है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे y का, तो ये हो जाएगा dy बाई dx, और सेकंड फिर फर्स्ट यानी x का डेरिवेटिव लेते हैं, x के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा, और इधर जो कांस्टेंट हिस्सा दिख रहा है इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव पूरा 0 हो रहा है। तो यहाँ कोई इसको मैं यदि सॉल्व करता हूँ तो dy बाई dx की जो वैल्यू है वो डेफिनेटली ये y इधर जाएगा तो माइनस वाई, और ये x को डिवाइड में भेजेंगे तो ये आ गया। तो dy बाई dx यानी कि ये रिजल्ट जो हमें प्रूव करना था वो डायरेक्ट हमें मिलने वाला है, मिल जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि यदि हम पैरामीटर को एलिमिनेट कर देते हैं तब बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो रहा है। तो इसको इस ट्रिक से याद रखें कि कभी कभी ये भी होता है कि हम dy बाई dx की वैल्यू dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt फॉर्मूला से न निकाल करके ट्रिकी वे से भी हम करें तो हम रिजल्ट तक आसानी से पहुंच पाएंगे। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि इसमें x रेज टू द पावर तो दे रखा है 2/3 और y रेज टू द पावर दे रखा है वो भी 2/3 और इज इक्वल टू a रेज टू द पावर भी दे रखा है 2/3, और ऐसी स्थिति में हमें dy बाई dx पूछा है। तो यहाँ चूंकि ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है भी नहीं और इसको हम इम्प्लिसिट मानकर डायरेक्ट ही डेरिवेटिव ले लें तो ये ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यदि मैं दोनों तरफ का डेरिवेटिव ले लेता हूँ, इम्प्लिसिट फंक्शन में जैसा करते हैं वैसा यदि मैं करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स अटैच करना पड़ेगा लेफ्ट साइड और राइट साइड में, और इसमें जो है लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव अलग से लेंगे, राइट साइड का डेरिवेटिव तो डेफिनेटली 0 हो ही रहा है, इसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है। लेफ्ट साइड का देखते हैं तो इसमें हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे, x की पावर 2/3 है तो ये हो जाएगा x की पावर n, जो फॉर्मूला है x की पावर n का डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं तो वो होता है n x रेज टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 और फिर x रेज टू द पावर 2/3 माइनस 1, ये तरीका रहेगा। और इसी तरह से यहाँ पर फिर y का लेना है तो y का तो पहले y के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा, फिर y का वापस लेना पड़ेगा, तो ये पहले हो गया y के रिस्पेक्ट में, तो 2/3 y रेज टू द पावर 2/3 माइनस 1, और फिर हम y का लेते हैं तो dy बाई
dx। इस तरह से हम करेंगे। अब इसमें 2/3 तो कांस्टेंट है, कॉमन ले लेंगे। 2/3 तो कांस्टेंट है, कॉमन आ जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ x रेज़ टू द पावर -1/3, इसको मैं लिखूंगा 1/x रेज़ टू द पावर 1/3। सिमिलरली यहाँ 2/3 तो कॉमन आ चुका था, इसको लिखेंगे y रेज़ टू द पावर 1/3 dy/dx इज इक्वल टू 0। अब ये 2/3 तो 0 में जा रहा है और हमारे पास रिजल्ट ये आ रहा है 1/y रेज़ टू द पावर 1/3 dy/dx इज इक्वल टू, क्योंकि ये पहले 0 में चला गया, उसके बाद में 1/x रेज़ टू द पावर 1/3 को हम राइट साइड में ले रहे हैं, तो ये रिजल्ट आ रहा है। इसके बाद y रेज़ टू द पावर 1/3 को हम उधर ले लेते हैं, तो dy/dx की जो वैल्यू है वो आ रही है हमारे पास y/x, और y रेज़ टू द पावर भी 1/3 और x रेज़ टू द पावर भी 1/3, जिसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस बिल्कुल बाहर है और y/x रेज़ टू द पावर 1/3 हो जाएगा। तो ये तरीका है। तो कभी कभी जरूरी नहीं है कि हम इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म में हो तो ही करें। पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो हम पैरामीटर को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जैसा हमने यहाँ किया। और यदि पैरामीट्रिक फॉर्म में ही हमें करना है तो ये हमारे पास फॉर्मूला है dy/dx इज इक्वल टू dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt। इससे हम प्रोसीड कर सकते हैं। यदि हमें d2y/dx² निकालना है तो पहले हमें लिखना पड़ेगा कि d2y/dx² dy/dx का ही डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, और उसमें dy/dx की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल चुके हैं, तो उसको हम काम में ले लेंगे। और उसके बाद चेन रूल की मदद लेनी पड़ेगी। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हमें t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ t होना चाहिए, तो चेन रूल अप्लाई करेंगे। और फिर dt/dx अपीयर नया हो रहा है तो वो हम आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि dt/dx जो है वो dx/dt का रेसिप्रोकल ही है। तो उस तरह से हम प्रोसीड करके d2y/dx² यदि पूछा है क्वेश्चन में तो वो भी हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो t को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, t की टर्म्स में रखते हुए भी कर सकते हैं। और कभी कभी जो है यदि हमें इस तरह से क्वेश्चन है जो इम्प्लिसिट फंक्शन ही है तो हम इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह मानकर सोल्व कर लेंगे, यदि पैरामीट्रिक फॉर्म में नहीं है तो इस तरह से जो है हम यदि कोई फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।